हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी का राइज कैसे हुआ इसके बारे में हम समझेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में दे रखा है। ठीक है, एक जानकारी मैं आपको दे दूं, क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की इंडिया वाली बुक है वो लगभग कंप्लीट हो, लगभग क्या पूरी कंप्लीट हो गई है। हर टॉपिक का वीडियो अपलोडेड है, एक सिंगल वीडियो भी अपलोडेड है। प्लस इस बुक के भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 5 चैप्टर कंप्लीटली अपलोड है। रिमेनिंग 2 चैप्टर्स में कुछ कुछ टॉपिक रह गए, वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी मतलब कैसे चाइना की इकोनॉमी ग्रो करती है उसके बारे में हम जानेंगे। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको इंडिया से कंपेयर कराऊं तो इंडिया की इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स हम लेके आए थे वो लाए थे हम 1991 में। और चाइना वो जो वही रिफॉर्म कब लेके आ गया, 1978 में रिफॉर्म्स लेके आ गया था। तो मतलब चाइना की इकोनॉमी जो मतलब पिकअप करना स्टार्ट करती है वो 1978 से करती है, जबकि भारत थोड़ा सा डिले कर दिया। भारत ने 1991 में ये रिफॉर्म्स लेके आए थे, है ना। तो हम शुरुआत करेंगे खैर चाइना की देखेंगे और बीच बीच हम इसको कंपेयर भी करेंगे अपनी इकोनॉमी से, राइट। तो चाइना जो है हैज बीन ग्रोइंग एज एन इकोनॉमिक पावर सिंस 1978। चाइना आपको पता है आज़ाद कब हुआ था, 1949 में चाइना आज़ाद हुआ था। यहाँ पर रेवोल्यूशन हुई थी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी, जिसके तहत चाइना आज़ाद हो जाता है। भारत कब आज़ाद होता है, 1947 में हो जाता है, ठीक है। मगर चाइना की इकोनॉमी जो ग्रो करने लगती है ना भाई साहब, वो करने लगती है 1978। कमेंट करके बताना है 1978 में इंडिया में किसकी गवर्नमेंट थी। आप सबको पता है 1977 में पहली बार ऐसा हुआ था, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया में आई थी। तो कमेंट करके बताओ, मैं जानना चाहूंगा अगर आपने वो इंडिया वाली बुक अच्छी तरह से कर रखी है। तो चाइना की इकोनॉमी कब से ग्रो करती है, 1978 से ग्रो करती है। और आज की डेट में आप देखो चाइना जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की लिस्ट में आ गया है ना। तो चाइना हैज बीन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस रिफॉर्म्स फर्स्ट बिगिन देयर। तो जब यहाँ पर रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स कब आए, 1978 में आए, तब से कई सालों तक चाइना क्या रहा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा। अब प्रेजेंट में आप देखो तो इंडिया जो है आज की डेट कब मैं बात कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ, है ना, मार्च 2024। तो आज तो भारत भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मगर शुरू में जब ये इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए थे तब भारत तो सो रहा था, उस समय समझो हमारी अलग समस्याएं चल रही थी। तो उस समय से लेकर चाइना क्या बना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये यूएस को ओवरटेक कर लेगा और दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2040 तक। तो भाई साहब चाइना जबरदस्त तरीके से अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ में ऐसा ही नहीं है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है चाइना का। जब से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ है तो चाइना जो है इसका दबदबा भी बढ़ता जा रहा है, रीजनल डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव पड़ रहा है ना। हालांकि चाइना से लोग परेशान हैं, चाइना से जितने भी पड़ोसी देश हैं सब परेशान हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। और क्यों चाइना की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा मजबूत है, क्यों चाइना इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। जैसे इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना है, पता ही है आपको ना। हालांकि इंडिया का अभी डेटा आया नहीं है सेंसस वाला, वैसे तो इंडिया ओवरटेक कर चुका है। ऊपर से लैंड मास, बहुत बड़ा लैंड मास है चाइना का। रिसोर्स बहुत सारे, रीजनल लोकेशन ऐसी है कि ये आसपास यहाँ पे सी हैं और बहुत सारे रिसोर्सेस आसपास हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से चाइना का आसपास के कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा दबदबा है। आसपास छोड़ो, अब तो वर्ल्ड में दबदबा बन रहा है किसका, चाइना का। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक मॉडल ऑफ चाइना। चाइना का इकोनॉमिक मॉडल कैसा रहा सिंस इट्स इंसेप्शन। यहां हम कह सकते हैं 1949 से इनकी क्या कहानी रही, चाइना की पूरी कहानी हम समझेंगे। तो देखो पहली चीज तो ये कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होती है चाइना में। एक लीडर है जिनका नाम है माओ जीडोंग। इनके अंडर में चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होती है और चाइना एक कंट्री बन जाता है 1949 में। तो माओ के अंडर में चाइना जो है इन्होंने सोवियत मॉडल अपनाया। आप सबको पता है सोवियत मॉडल क्या था, 1945 से 1991 के बीच में आपको पता है कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए का मॉडल कौन सा था, कैपिटलिस्ट मॉडल, और यूएसएसआर का मॉडल था सोवियत मॉडल। तो जैसे ही चाइना मतलब इंडिपेंडेंट होता है, इनके अंडर में मतलब एक अलग से कंट्री मतलब बन जाता है, तो उस समय इन्होंने कहा कि यार हमारा जो इकोनॉमी का मॉडल होगा ना वो होगा सोवियत मॉडल के आधार पर। जो मतलब सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी है उसी के आधार पर हमारी इकोनॉमी होगी कम्युनिस्ट चाइना की। इनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट थी, ठीक है। इस समय पर 1949 में अगर हम देखें, इस समय पर चाइना बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ कंट्री था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री था। और इसने क्या किया, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था, कैपिटलिस्ट मतलब यूएसए है ना, नॉर्थ अमेरिका, और अपने जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, इन्होंने इनसे अपने आप को अलग कर लिया। और इन्होंने कहा कि हम अपने रिसोर्सेज के दम पर हम आगे बढ़ेंगे, हमें वेस्टर्न कंट्रीज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनका पर्पज यही था कि एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना जहां पर स्टेट जो है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट जो है हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंट्रोल करेगी और इससे जो पैसा आएगा
हैं, और ये कैसे करेगी, जो एग्रीकल्चर से जो पैसा आएगा उसको ये इंडस्ट्री में मतलब इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मॉडल इनका यही था कि स्टेट क्या करेगा, एक हैवी इंडस्ट्रीज क्रिएट करेगा, किससे, कैपिटल जो इकट्ठी हुई है किससे, एग्रीकल्चर से। ठीक है, इनके पास शुरू में फॉरेन एक्सचेंज था नहीं, पैसा इनके पास ज़्यादा था नहीं, अगर पैसा होता तो ये शायद टेक्नोलॉजी खरीद लेते, सामान खरीद लेते वर्ल्ड मार्केट से। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि हम इम्पोर्ट तो करेंगे ही नहीं, हम अपना डोमेस्टिक गुड्स जो हैं उन्हीं को प्रोड्यूस करेंगे, अपने दम पर आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर चाइना पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये जो मॉडल था चाइना का, इसने चाइना को मजबूत किया, चाइना को एम्पावर किया, चाइना को शक्तिशाली बनाया, और इन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एक फाउंडेशन तैयार कर दिया इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का। इन्होंने क्या कहा कि हम शुरू में बाहर पे मतलब बाहर के देशों पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपने देश पर ही निर्भर रहेंगे, अपने रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, और एग्रीकल्चर से जो पैसा आ रहा था उसको इन्होंने इंडस्ट्री में लगाया, और इंडस्ट्री का एक बेस यहां पे तैयार हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर वाज अश्योर्ड टू ऑल द सिटीजन्स। चाइना के जितने भी सिटीजन थे, चाइना की सरकार ने बोला कि सबको हम कोशिश करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे और सोशल वेलफेयर करेंगे। हम मतलब सोशल वेलफेयर आप जानती हो, सामाजिक मतलब कल्याण की बात कर रहे हैं। ठीक है, खाना, रहना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर सरकार फोकस करेगी लोगों की, है ना। China moved ahead most of the developing countries in providing better education and health facility। शुरू में आपको देखने को मिलेगा चाइना जो है अपने साथ वाले जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज थे उनसे बहुत आगे निकल जाता है बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में। ठीक है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी चाइना की वो थी 5 से 6%, मगर ये इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं थी कि इनकी ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल कर सकें। चाइना इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी शुरू में, मगर यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी। तो जो इकोनॉमी की ग्रोथ का जो फायदा था वो ज़्यादा चाइना शुरू में नहीं उठा पाया, क्योंकि पॉपुलेशन इनकी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर इतने ज़्यादा इकोनॉमिक सरप्लस क्रिएट नहीं कर पा रहा। तब सिंपल सी बात है यार, जब डिपेंडेंट लोग ज़्यादा होते हैं तो कोई भी बिजनेस जो है ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है, कोई भी सेक्टर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, तो ये ज़्यादा सरप्लस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। तो चाइना में भी वही समस्या हो जाती है जो समस्या यूएसएसआर में हमने देखी, क्यों यूएसएसआर टूटा था। ठीक है, तो चाइना वाज गोइंग थ्रू सिमिलर क्राइसिस लाइक यूएसएसआर, दैट इज स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो चाइना में क्या दिक्कत आने लग जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो बढ़ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड लो हो जाता है, पर कैपिटा इनकम इनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये पहले चैप्टर में हमने देखा था यूएसएसआर क्यों टूटा, वो आप एक बार रिवाइज कर लें। अब जब यहाँ पे समस्या बढ़ने लगी तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की सरकार ने, यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ये लेके आए एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ध्यान देना, अलग से क्वेश्चन बनेगा, चाइना की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट थे और क्या नेगेटिव इंपैक्ट थे, आराम से डिस्कस करेंगे बहुत शांति से, और कौन सा लीडर था इस इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आया। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना। तो चाइनीज लीडरशिप ने डिसाइड किया कि यार अब हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे। तो चाइनीज जो लीडरशिप थी उन्होंने 1970 का जो डिकेड था, 1970 का मतलब है 70 से 80 के बीच में, इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिए। जैसे पहला डिसीजन क्या था, पहले तो चाइना ने क्या कर रखा था, जब आज़ाद हुआ था तो इन्होंने यूएसए से कनेक्शन कट कर दिए थे, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से कनेक्शन कट कर दिए थे। तो इन्होंने पहला काम क्या किया, यूएस के साथ अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो आइसोलेशन था उसको खत्म कर दिया, और इन्होंने अच्छे रिलेशन स्टेब्लिश कर लिए, किसके साथ, यूएसए के साथ। बुक में तो नहीं दे रखा, मगर ये आप देखो, ये यूएस के प्रेसिडेंट है 1972 में रिचर्ड निक्सन, और चाइना की प्रीमियर है ये चो एन लाई। तो इनके बीच में मीटिंग होती है और इन्होंने जो मतलब गिले शिकवे थे उनको खत्म कर लिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो 1972 यूएस और चाइना के अच्छे रिलेशन। आज की कंडीशन आपको पता है बहुत अलग है, आज मतलब यूएस घबराता है किससे, चाइना से, मगर यहाँ पर यूएस के और चाइना के रिलेशन आप देख सकते हो। और आप अब इमेजिन करो 1971 का जो वॉर हुआ था उस समय हमारा साथ दिया था यूएसएसआर ने, और यूएसए ने हमारा साथ नहीं दिया था, यूएसए हमारे अगेंस्ट था उस समय पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो पहला काम चाइना ने क्या किया, चाइना ने यूएस के साथ नज़दीकियां बढ़ा दी, पुराने जो मतलब गिले शिकवे थे दूर कर दिए, और जो आइसोलेशन की पॉलिसी थी वो खत्म कर दी, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो लीडर्स उस समय कौन कौन थे। जो एन लाई, ये जो प्रीमियर है ना, जो एन लाई ने क्या कहा कि हम भाई साहब 4 मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स लेके आएंगे। 1973 में उन्होंने कहा कि हमें 4 फील्ड में बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन लाने की जरूरत है, इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन लाने की जरूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की जरूरत है, और मिलिट्री पर फोकस करने की जरूरत है। इन चारों सेक्टर्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं। इसी समय पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भाई साहब इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुकी थी।
इसी समय व्हाइट रेवोल्यूशन भी इंडिया में आ चुकी थी, ये भी ध्यान रखना। कमेंट करके बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे और व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, ठीक है। तो चाइना की नई इकोनॉमिक पॉलिसी, तो मेजर डिसीजन कब लेते हैं, 1970 में चाइनीज लीडर्स के द्वारा बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। चाइना ने यूएसए के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे कर लिए अपने, है ना। जो इन लाई क्या कह रहे हैं, हम 4 फील्ड में मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। किस किस में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में फोकस कर सकते हैं। अब असली खेल यहां से स्टार्ट होता है भाई साहब। ये व्यक्ति हैं डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग ने 1978, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है चाइना की हिस्ट्री में, 1978 में डेंग जियोपिंग ने बोल दिया कि अब हम एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं और वो है ओपन डोर पॉलिसी, कि चाइना के दरवाजे दुनिया के लिए खुले हुए हैं, आप चाइना में आइए और इन्वेस्ट कीजिए। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब दरवाजे खोल दिए। अब दरवाजे खोल दिए क्या मतलब है, दरवाजे खोलने का मतलब है भाई साहब, अब तक हम जो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाहर से इन्वेस्टमेंट को हमने बंद कर रखा था, अब हम अपने दरवाजे खोल रहे हैं। अपने दरवाजे क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो भाई साहब ये दरवाजे खुल गए, आ जाओ, अब आप आइए, बाहर की कंपनियों को बोल दिया और हमारे यहाँ पे आके क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो बाहर से मतलब इन्होंने इन्वाइट कर दिया लोगों को कि आप आओ और हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अंडरस्टूड। ओपन डोर पॉलिसी जो आई थी, इसकी वजह से क्या हुआ, इसका पर्पज यही था, ओपन डोर पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। पर्पज यही था कि विदेशों से एक तो टेक्नोलॉजी आए भाई साहब, विदेशों से पैसा आए धुआंधार, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, टेक्नोलॉजी भी आएगी, तो यहाँ पे जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आएंगी तो भाई साहब चाइना के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और चाइना क्या कर सकता है, दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग मतलब हब भी बन सकता है, ठीक है। और बाहर की कंपनियां क्यों चाइना में जा रही थी, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो चीप लेबर उनके लिए अवेलेबल थी, रिसोर्स यहाँ पे थे, तो कंपनियों को क्या हो रहा था, धुआंधार प्रॉफिट हो रहा था। तो ओपन डोर पॉलिसी का पर्पज क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंश्योर करना। और प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब बाहर से कैपिटल आएगा, यहाँ पे कैपिटल का मतलब है पैसा आएगा, है ना, पूंजी आएगी और टेक्नोलॉजी आएगी। मार्केट इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि भाई साहब स्टेट डिसाइड नहीं करेगा क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम होता है मार्केट इकोनॉमी में। तो चाइना ने मार्केट इकोनॉमी अपनाई और बोला कि भाई साहब धीरे धीरे हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। 1982 में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1978 में तो इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, अनाउंस कर दी थी। 1982 में इन्होंने पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। फिर इन्होंने 1998 में अपनी इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेटाइज कर दिया कि इंडस्ट्रीज भी हम क्या कर रहे हैं, अब प्राइवेटाइज कर रहे हैं। साथ के साथ में इन्होंने क्या किया, ट्रेड बैरियर्स, जो विदेशों से जो व्यापार होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस पर जो इन्होंने बैरियर लगा रखे थे, उन बैरियर्स को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ट्रेड बैरियर्स पर रिमूव्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप जानते ही हो, कोई भी देश में सरकार क्या करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया को बोल देती है कि भाई ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओगे तो हम आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे और आपको यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगाओगे तो कुछ सालों के लिए टैक्स भी नहीं देना है और हम आपकी मदद करेंगे, आपको जो चाहिए आप बताओ, हम सब प्रोवाइड कराएंगे, बस आप तो यहाँ पे आके क्या करो, फैक्ट्री लगा लो, इंडस्ट्री लगा लो। और ऐसा क्यों करती हैं सरकारें, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी और सोशल डेवलपमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पॉवर्टी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा एक एक करके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं आने लगते हैं और अपनी अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करने लग जाते हैं। इन चाइना स्टेट प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन सेटिंग अप ऑफ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। तो ये जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी इन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश करी थी, जिसमें सारी चीज़ों को इन्होंने मार्केट पे छोड़ दिया, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका, स्टेट का। स्टेट का मतलब चाइनीज गवर्नमेंट का। और आपको पता है चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। और चाइना में आपको ये भी पता होगा वन पार्टी सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम चलता है, वन पार्टी कौन सी है, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे, इसके क्या प्रभाव पड़े, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ा, चाइना पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी, इससे चाइना की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो होती है और स्टेगनेशन जो यहाँ पे आ गया था। स्टेगनेशन जब मतलब इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी ना हो, है ना। अब देखो दो तीन चीज़ होती हैं इकोनॉमी के, दो तीन टर्म्स हैं आप समझ लो। एक होता है इन्फ्लेशन, जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए। एक होता है डिफ्लेशन, जब चीज़ों के प्राइस बहुत कम हो जाए। और एक होता है स्टेगनेशन, जब मतलब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा ना हो और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो नहीं कर रही है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई है, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेगनेशन। तो स्टेगनेशन से
उभरने में बड़ी मदद करी किसने, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आया, टेक्नोलॉजी आई, पैसा आया, तो इंडस्ट्री लगने लगी, इंडस्ट्री लगने लगी तो जॉब्स मिलने लगी, और जॉब्स मिलने लगी तो लोगों के पास पैसा आने लगा, और पैसा आने लगा तो लोग खर्च करने लगे, खर्च करने लगे तो दोबारा डिमांड क्रिएट हुई, तो ऐसे करके इनकी इकोनॉमी की साइकिल चल पड़ती है ना। एग्रीकल्चर का जैसे उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया और गांव के लोगों की इनकम भी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन नहीं किया था। फिर लोगों के पास सेविंग जो है बढ़ने लग जाती है। हाई पर्सनल सेविंग रूरल इकोनॉमी लेड टू रिमार्केबल ग्रोथ इन द रूरल इंडस्ट्री। पैसा जब लोगों के पास इकट्ठा होने लगा, इन्होंने सेविंग करना स्टार्ट किया, तो गांव में भी इंडस्ट्री सेटअप होने लगती हैं, गांव में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी वो खत्म होने लगती है, रूरल इनकम लोगों की बढ़ने लगती है, हेल्थ फैसिलिटीज गाँव में भी इंप्रूव होने लग जाएंगी। बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट फास्टर रेट इन चाइना। अब इस सब होने की वजह से इंडस्ट्री भी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही थी और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत तेज गति से ग्रो कर रखा था। न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अट्रैक्टेड फॉरेन प्लेयर्स इन फॉरेन ट्रेड। सरकार ने जो नए ट्रेडिंग लॉज बनाए थे और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ क्रिएट किए थे, इसकी वजह से क्या हुआ, विदेशी कंपनियां, फॉरेन प्लेयर्स का मतलब है विदेशी कंपनियां यहाँ पे आई और उन्होंने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट किया। चाइना जो था यहाँ पर एक ऐसी डेस्टिनेशन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन जाता है। हर कंट्री अब चाहता था कि यार हम चाइना में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे फायदा क्या था, चाइना की सरकार सपोर्ट कर रही थी, चाइना की सरकार कर रही थी कि आप तो भैया यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, है ना। और बाकी कंपनियां क्या कमा रही थी, धुआंधार प्रॉफिट कमा रही थी, क्योंकि उस समय चाइना में जो वेजेस थे, मजदूरी के जो वेजेस थे बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि लोगों को तो बस जॉब चाहिए थी, तो कम पैसे में भी जॉब कर रहे थे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी इनकी, है ना। तो चाइना जो है एक इंपॉर्टेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वो डेस्टिनेशन बन जाता है। अब धीरे धीरे जब चाइना में पैसा आने लग जाता है, कब कई सारी कंपनियां आने लगती हैं तो टैक्स कलेक्शन होगा, जनता भी पैसा कमाने लग जाती है तो उससे भी टैक्स कलेक्शन होगा, तो धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा चाइना का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो खजाना है चाइना का, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और अब चाइना के पास इतना पैसा हो गया कि अब चाइना खुद दूसरे देशों में क्या करने लग गया, इन्वेस्टमेंट करने लग गया। एक सिचुएशन ऐसी थी जब खुद की कंडीशन खराब थी, जेब में पैसे नहीं थे, मगर जब इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लेके आए तो इससे कंडीशन ऐसी हुई कि इनका फॉरेन रिजर्व था, जो खजाना था, वो बढ़ने लग गया और इतना खजाना हो गया कि अब ये दूसरे देशों में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ के साथ में चाइना ने 2001 में WTO को भी ज्वाइन कर लिया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में बना था, ठीक है, इसको इन्होंने 2001 में ज्वाइन कर लिया। इसकी वजह से दुनिया भर में आउटसाइड द वर्ल्ड इनकी इकोनॉमी ओपन हो जाती है और चाइना को ग्रो करने में हेल्प करती है। ये तो पॉजिटिव बातें पड़ी, कुछ नेगेटिव भी देखने को आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। अब चाइना में धुआंधार इंडस्ट्री लग रही है भाई साहब, धुआंधार इंडस्ट्री लगने की वजह से क्या होता है भैया, पॉल्यूशन होगा बहुत खतरनाक तरीके से, है ना। तो ऑल्दो चाइनीज इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड, स्टिल इट डिड नॉट बेनिफिट एवरीवन इन चाइना। चाइना की इकोनॉमी तो इंप्रूव हुई मगर हर किसी को इससे फायदा नहीं हुआ। पहली बात, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है। अब ऐसा है कि यार सबको जॉब नहीं मिल सकती ना भाई साहब, इंडस्ट्री लगने का मतलब ये नहीं कि सबको जॉब दे देंगे, और फिर पॉपुलेशन पैदा ही होती जा रही है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ने लग जाती है। वर्किंग कंडीशंस एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज बैड। आपको देखने को मिलेगा वर्किंग कंडीशंस क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। फीमेल के एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये भी बहुत ज़्यादा खराब थी। साथ के साथ में एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होने लग जाता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो एनवायरनमेंट खराब होने लगता है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है ना, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशन क्या होते थे, बढ़ जाते हैं। करप्शन भी बढ़ने लग गया, क्योंकि एक ही पार्टी रूल कर रही है, तो जो पार्टी में रूलिंग जो मतलब पार्टी में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा करप्शन करने लग जाते हैं। गांव और शहरों के लोगों के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ने लग जाती है। कोस्टल और इनलैंड प्रोविंस के लोगों में भी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ जाएगी, कुछ लोग रिच हो जाएंगे और कुछ लोग पुअर हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये रही चाइना की कहानी। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष ये है, इकोनॉमिक पॉलिसी जब इनकी आई 1978 में ओपन डोर पॉलिसी, तो उसके हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखे। तो कंक्लूजन ये है कि चाइना रीजनल और ग्लोबल लेवल पर पहली बात तो एक इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज हो चुका है। आज की डेट में आप सब जानते हो चाइना बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पावर बन चुका है। यूएसए भी घबराता है, यूएसए चाइना को रोकने के लिए अब ग्रुप बना रहा है। आपने एक ग्रुप के बारे में सुना होगा, क्वेड ग्रुप है 4 कंट्रीज का, जिसमें यूएसए, जिसमें इंडिया और जिसमें जापान और जिसमें ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों का ग्रुप है जिसको हम क्वेड बोलते हैं। तो यूएसए ने इस ग्रुप को इसलिए बनवाया ताकि चाइना को रोका जा सके। तो सोचो चाइना इस लेवल तक आगे बढ़ चुका है, राइट।
चाइना हैज इट्स ग्रेट इन्फ्लुएंस विद ट्रेड पार्टनर्स। चाइना जिस चीज़ के साथ ट्रेड करता है तो उनके साथ चाइना का दबदबा है। चाइना जो कहता है वो लोग सुनते हैं। चाइना आपको पता होगा पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पाकिस्तान की सरकार इनके इशारों पे चलती है, श्रीलंका की सरकार इनके इशारों पे चलती है, और रिसेंटली मालदीव वाला केस भी आपने सुना होगा। मालदीव में भी जो सरकार आई है वो प्रो चाइना आई है, चाइना की मतलब इशारों पे चलती है, राइट, आपने सुना ही होगा। बट स्टिल चाइना फेसेस इश्यूज विद जापान, यूएस, आसियान, रशिया बाई इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो इकोनॉमी के फील्ड में अगर हम देखें तो चाइना के आज भी जापान, यूएसए, आसियान कंट्रीज जो हैं, रशिया, इनके साथ इश्यूज अभी भी मतलब बरकरार हैं। साथ के साथ में चाइना कहता है कि ताइवान हमारा है, जबकि ताइवान कहता है नहीं हम इंडिपेंडेंट हैं। तो चाइना जो है इस इशू को भी अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाया है। चाइना ऑल्सो होप्स टू रिजॉल्व इट्स इशू विद ताइवान बाई इंटीग्रेटिंग इट क्लोजली इनटू इट्स इकोनॉमी। चाइना चाहता है कि ताइवान को भी अपने अंडर मिला लिया जाए, तो ये भी अभी एक इशू चल रहा है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। चाइना हैज कंट्रीब्यूटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ आसियान इकोनॉमीज आफ्टर 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो चाइना ने जो आसियान की जो इकोनॉमी थी, आसियान कंट्रीज 10 कंट्रीज हैं, आप सबको पता है, कमेंट करके बताओ आसियान कब बना था। तो जब आसियान वाले रीजन में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो चाइना ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद भी करी थी। एंड चाइना इज आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड पॉलिसीज इन लेटिन अमेरिका और अफ्रीका, शोइंग इट्स एज ए ग्लोबल प्लेयर ऑन दी साइड ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो चाइना जो है भाई साहब आज इतना पावरफुल हो गया है कि अब ये बाहर की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बाहर की तरफ मतलब अपने क्षेत्र से के अलावा बाहर, जैसे लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका में क्या आता है, साउथ अमेरिका प्लस सेंट्रल अमेरिका के देशों को हम बोलते हैं लेटिन अमेरिका, प्लस अफ्रीका, अफ्रीका जिसमें 55 कंट्रीज हैं। इन देशों में चाइना आज क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन देशों में हेल्प कर रहा है, इन देशों को लोन दे रहा है। तो मतलब चाइना इस प्रकार हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल प्लेयर आज की डेट में बन चुका है। ठीक है, तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।